हाय गाइस, वेलकम बैक। इट्स अनिबान सर हियर। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वी कॉल इट एज सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। यस, हमने ये टॉपिक ऑलरेडी क्लास 11 में बहुत डिटेल्स में पढ़ा है, बहुत बढ़िया से दिया हुआ है। लेकिन टेंशन लेने का नहीं, मैं इसको और एक बार रिविजिट करूंगा, इसका फील फिर से देने का कोशिश करूंगा, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। इस आइडिया को समझना बहुत ज़रूरी है अगर तुमको वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर अच्छे से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी ऐसा है कि हमारे पास एक कहते हैं एक टैंक है, टैंक में पानी है, एंड दिस इज ए बॉल नीडल ऑसिलेटर। मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, दिस इज ए बॉल नीडल ऑसिलेटर। मतलब मैं समझाता हूँ यार, सिंपल सा है। ये जो नीडल तुमको दिख रहा है, इसके इसके एंड पे एक बॉल है, ये क्या करते रहता है, ये ऑसिलेट करते रहता है, एक पीरियडिक ऑसिलेशन करता है। इज दैट क्लियर? अभी खुद सोच के देखो, अगर ये बॉल जो है वो पीरियडिकली ऊपर नीचे मूव करता जाएगा, what is going to happen? Now this needle is going to hit the surface of the water, right? एक बार जाके वो जब सरफेस को हिट करेगा तो क्या क्रिएट होगा? एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, एक रिपल क्रिएट होगा, एंड दैट रिपल इज गोइंग टू ट्रैवल रेडियली आउटवर्ड। इज दैट क्लियर? फिर से ऊपर जाएगा, फिर से टी टाइम के बाद आके सरफेस को और एक बार हिट करेगा, और एक रिपल क्रिएट होगा, वो भी रेडियली आउटवर्ड जाएगा। फिर से टी टाइम के बाद फिर से यही चीज रिपीट होगा, आएगा सरफेस को हिट करेगा, एक रिपल क्रिएट होगा, एंड दे आर गोइंग टू ट्रैवल रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पर ये बॉल नीडल ऑसिलेटर जो है, दिस इज नथिंग बट ए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, राइट? दिस इज ए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। और यहाँ पर जो रिपल्स क्रिएट होता है, देर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? क्रेस्ट एंड ट्रफ। वेव्स के फॉर्म में रेडियली आउटवर्ड ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना। हाई पॉइंट को हम लोग क्रेस्ट बुलाते हैं, बॉटम पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं? ट्रफ बुलाते हैं, राइट? ओके, अभी यही वेव जो है, इसका अगर हम साइड व्यू देखें, कैसा व्यू देखें? साइड व्यू। वेव तो ऐसा ट्रैवल कर रहा है, ओके, वेव तो ऐसा ट्रैवल कर रहा है, राइट? अगर हम साइड व्यू देखें, इफ आई वॉच इट फ्रॉम साइड, तो मुझे कुछ ऐसा पिक्चर दिखेगा। इज दैट क्लियर? इन वाले रीजन्स को, ये जो रेड वाला रीजन्स है, इनको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल देम एज क्रेस्ट। और ये जो बॉटम वाला रीजन्स है, जो दबा हुआ रीजन है, इनको हम क्या बुलाते हैं? इनको हम ट्रफ्स बुलाते हैं। इज दैट क्लियर? Recap. What is wavelength? Wavelength is the distance between two consecutive crest या दो consecutive troughs, right? तो ये जो distance है, इसको हम लैम्डा कहेंगे, या इस distance को हम लैम्डा कहेंगे। Is that clear? और इससे भी अगर एक अच्छा डेफिनेशन चाहिए वेवलेंथ का, मैं बताता हूं। हम ऐसा कहते हैं कि इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच आर एग्जैक्टली इन द सेम फेज। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को चूज करूं और इस पॉइंट को चूज करूं, एक बार ये बताओ, क्या दोनों का फेज सेम है या नहीं? ना, और इस फेज मतलब स्टेटस, उनका कंडीशन, राइट? जैसे कि देखो, इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, इस पार्टिकल का भी डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखने से नहीं होगा, उनका नेचर ऑफ डिस्टर्बेंस भी देखना है। लेट अस से अगर इस वक्त ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, जितने स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पार्टिकल भी अगर एग्जैक्टली उतने ही स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब दोनों का स्टेटस, दोनों का कंडीशन अगर एग्जैक्टली सेम है, दोनों का सिचुएशन अगर एग्जैक्टली सेम है, वी कॉल देम इन द सेम फेज। तो wavelength can also be defined as the minimum distance between two points which are exactly in the same phase. Is that clear? Okay. और एक बात समझना कि जब ये वेव ट्रैवल करता है, तो मीडियम का जो पार्टिकल्स है ना, मीडियम का जो पार्टिकल्स है, वो अपने जगह पर क्या करते हैं? ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव। जब ये मैकेनिकल वेव ट्रैवल करता है, वो अपने साथ मीडियम पार्टिकल्स को लेके नहीं जाता। मीडियम पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही चुपचाप आराम से बैठे हुए रहते, सॉरी आराम से बैठे हुए नहीं रहते, अपनी जगह पर रहते हैं। और अपनी जगह पर क्या करते हैं? ऊपर नीचे ऑसिलेट करते रहते हैं। और उनका जो ऑसिलेशन, ये जो ऑसिलेशन तुमको दिख रहा है, दिस ऑसिलेशन इज एन SHM। इज दैट क्लियर? सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक पार्टिकल को पूछूं, पार्टिकल तुम क्या कर रहे हो? पार्टिकल बोलेगा, सर देखो, मेरा सिर्फ एक ही काम है, मैं सारा दिन ऊपर नीचे मूव करते रहता हूँ। सो एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर इसके डिस्प्लेसमेंट को मैं y कहता, और मुझे ये पता है कि ये जो पार्टिकल है, ये ऐसे चिम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो अगर मुझे इसके डिस्प्लेसमेंट को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है, SHM का एक्सप्रेशन, SHM का इक्वेशन याद है ना?
क्या होता है, अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड, a क्या है, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल, मतलब ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से कितना ऊपर जाएगा, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a है, sin ओमेगा टी। ओमेगा जो है इसको हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 2 पाई एफ, एफ इज फ्रीक्वेंसी, राइट। और एक बात हमेशा याद रखना, ये जो सोर्स है इसका जितना फ्रीक्वेंसी होगा हर एक पार्टिकल का भी एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी बदलता नहीं है। वेव एक मीडियम से दूसरी मीडियम जाए उसका स्पीड बदल जाता है, उसका वेवलेंथ बदल जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी वेव का कभी भी बदलता नहीं है। फ्रीक्वेंसी वेव का कौन डिसाइड करता है, फ्रीक्वेंसी वेव का डिसाइड करता है वो सोर्स जो इसको डिस्टर्ब करता है। सोर्स एक सेकंड में जितना बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेगा, मीडियम के पार्टिकल्स भी एक सेकंड में उतना ही बार ऊपर नीचे करेगा। Is that clear? उतना ही बार ऑसिलेट करेगा। Is that clear? So this is the basic understanding of this wave that we are talking about. I hope so तुमको यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये है हमारे पास दूसरा कहानी। पिछले वाले कहानी में तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस था। इस बार देयर आर टू बॉल निडल ऑसिलेटर्स, देयर आर टू सोर्सेस ऑफ डिस्टर्बेंस, और अगर ध्यान से देखोगे ये जो दोनों बॉल निडल ऑसिलेटर्स हैं दे आर कनेक्टेड विद द सेम स्टैंड। ये स्टैंड दिख रहा है, और ये जो स्टैंड है यही स्टैंड ऊपर नीचे ऑसिलेट करते रहता है, राइट। मैं दिखाता हूँ, ये जो स्टैंड है यही स्टैंड ऊपर नीचे ऑसिलेट करते रहता है। इसी स्टैंड के साथ दोनों बॉल्स कनेक्टेड है। इट्स वेरी ऑब्वियस, राइट। अभी ये स्टैंड जब ऊपर जाएगा both the balls will move together upwards, और ये जब स्टैंड नीचे आएगा दोनों बॉल्स साइमल्टेनियसली एक साथ नीचे भी आएंगे। इसका मतलब है both the balls are going to hit the surface of the water exactly at the same time, they're going to move up exactly at the same time, they're again going to hit the surface of water exactly at the same time। तो दोनों सोर्सेस ऑफ डिस्टर्बेंस जो है देयर एग्जैक्टली सेम। मैं ये कहना चाहता हूँ जब ये दोनों बॉल्स जाके सरफेस को हिट करेगा और ये दोनों जैसा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा, बोथ द डिस्टर्बेंसेस विल बी एग्जैक्टली सेम। बात समझ में आया? अगर पहला वाला क्रेस्ट क्रिएट कर रहा दूसरा वाला भी उसी वक्त उसी मोमेंट क्रेस्ट ही क्रिएट कर रहा होगा। अगर पहला वाला ट्रफ क्रिएट कर रहा है फॉर एग्जांपल तो दूसरा वाला उसी वक्त वैसा ही डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये भी ट्रफ ही प्रोड्यूस करेगा। कुछ ऐसा सिचुएशन हो। आई होप सो तुमको ये समझ में आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इन दोनों सोर्सेस को कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? मैंने यहाँ पर भी लिख के रखा है, ढूंढने दो। ओके यस, दिस सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट हम कब कहते हैं? सिंपल सा है, एज बिकॉज बोथ द बॉल्स आर मूविंग अप एंड डाउन टुगेदर, बोथ द बॉल्स आर गोइंग टू मेक द सेम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। मतलब मैं ये इंडिकेट करना चाहता हूं कि इसका फ्रीक्वेंसी अगर f होगा तो इस बॉल निडल का भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा? f ही होगा। इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है, इसका भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही होगा। बोथ द फ्रीक्वेंसीज विल बी एग्जैक्टली सेम। और अगर दो सोर्सेस का फ्रीक्वेंसी सेम होता है तब जाके हम इन दोनों सोर्सेस को कोहेरेंट सोर्सेस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम उनको? कोहेरेंट सोर्सेस। लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसका फील्ड मैं अभी तुमको नहीं दूंगा, अभी वक्त नहीं है। इसके ऊपर हम बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इस आइडिया का, कोहेरेंट सोर्सेस का। लेकिन हैव पेशेंस, अभी वक्त नहीं आया। अभी बस नाम सुन के रखो और समझ के रखो कि कब हम दो सोर्सेस को कोहेरेंट बोल सकते हैं। इसका इम्प्लीकेशन, इसका इफेक्ट आगे जाके बहुत बढ़िया से समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अभी बात को समझो। ये जो पिक्चर, ये भी बहुत ही और एक प्यारा पिक्चर है। दिस इज द टॉप व्यू, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर। दिस इज S1, दिस इज S2 एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। देखो ये रिपल्स दिख रहा है तुमको, दिस आर सर्कुलर रिपल्स। ये जो तुमको सर्कुलर रिपल्स दिख रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ द सोर्स S1, और ये जो सर्कुलर रिपल्स दिख रहा है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ द सोर्स S2। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको पूछा कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसके थ्रू ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस पास करेगा। तो इस पॉइंट का यहाँ पर जो ये मीडियम पार्टिकल है इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये पूछा।
ऊपर ऊपर से पूछ रहा हूँ, लेकिन समझ एक छोटा सा एक सिंपल सा चीज समझाने का कोशिश करूंगा। फिर से कह रहा हूँ, क्या पूछा मैंने, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो, ठीक है ना, बात को समझो। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट इसके पास S1 वाला डिस्टर्बेंस भी पहुंचेगा, राइट। ये जो रिपल दिख रहा है ये ट्रैवल करके इस पॉइंट से इस पॉइंट के थ्रू पास करेगा, और इसके पास S2 वाले डिस्टर्बेंस का जो रिपल्स है ये भी इस पॉइंट को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। बात समझ में आया? दैट मीन्स दिस particular medium particle is under the influence of both the disturbances produced by S1 and S2. Getting the point? और ये दोनों डिस्टर्बेंसेस मिलकर डिसाइड करेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना होना है। Both these disturbances together will decide the resultant displacement of this particular medium particle. Is that clear? तो ये जो फिनोमिनन है, ये जो घटना है, इस फिनोमिनन को हम इंटरफेरेंस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम इस फिनोमिनन को? We call this phenomenon as what? Interference. Is that clear? पक्का? ये पूरा चैप्टर अभी के बाद का जो डिस्कशन है वो इंटरफेरेंस पे ही है, तो इन चीजों को अच्छे से समझो, ठीक है। इस घटना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं, और अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो इस पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्या कहा मैंने ये कहा कि इस पर्टिकुलर पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो हम कैसे निकालें, हाउ कैन वी फाइंड दैट आउट। इसको निकालने के लिए हम एक अलग प्रिंसिपल यूज करते हैं, एंड वी कॉल दैट प्रिंसिपल एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कुछ याद आया? क्लास 11 में ये टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। वी कॉल दैट प्रिंसिपल एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैं तुमको ये अच्छे से डिस्कस करके दूंगा, जस्ट होल्ड ऑन। और एक डायग्राम तुमको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर जो रेड लाइन्स दिख रहे हैं, ये गोल गोल जो तुमको रेड लाइन्स दिख रहा है, दिस आर बेसिकली lines which are joining all the crest. The figure shows the position of crest. जितने सारे crest है उनको हमने रेड लाइन से ज्वाइन किया, और जितने सारे ट्रफ्स है उनको हमने ग्रीन लाइन से ज्वाइन किया, ठीक है। तो मैं तुमको एक छोटा सा चीज दिखाना चाहूंगा। इफ यू सी दिस डायग्राम प्रॉपरली, अगर तुम इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे, इस पर्टिकुलर जगह को देखो, येलो से दिखाता हूँ, इस पर्टिकुलर जगह को देखो। इस पर्टिकुलर जगह पर ये रेड वाला ये भी एक क्रेस्ट है, ये भी एक क्रेस्ट है, तो यहाँ पर दोनों क्रेस्ट मीट कर रहे हैं। Try to feel that thing, right? और अगर मैं यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, ये ग्रीन वाला ऐसा पास कर रहा है और ये रेड वाला ऐसा पास कर रहा है, और यहाँ पर किसके बीच मिलाव हो रहा है, who are meeting each other, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मीट कर रहे हैं। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये क्रेस्ट एंड ट्रफ दोनों मिलकर डिसाइड करेगा। यहाँ पर इस जगह पर फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस वक्त ये दोनों क्रेस्ट मिलकर डिसाइड करेगा। लेकिन कैसे, राइट, मैथमेटिकली कैसे, वैल्यू कितना होगा वो हम कैसे निकालेंगे, दैट इज बाय यूजिंग द प्रिंसिपल, एंड दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट, ये क्या बोलता है? बहुत ही सिंपल। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से कोई वेव अगर यहाँ तक पहुंचा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक पहुंचा, और ये S1 वाला जो डिस्टर्बेंस है, ये इस मीडियम को, पार्टिकल को बोल रहा है कि भाई साहब मैं तो डिस्टर्बेंस हूँ, मैं तुमको डिस्टर्ब करूंगा, तुम्हारा अभी इस वक्त का डिस्प्लेसमेंट होगा y1 वेक्टर। बात समझ में आया? S1 ने यहाँ पर, S1 अगर अकेला होता, ध्यान से समझना, S1 अगर अकेला होता तो इस जगह पर कितना डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता, कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता, y1 वेक्टर प्रोड्यूस करता। अगर S2 अकेला होता तो यहाँ से जो डिस्टर्बेंस आता और इस जगह पर इस पार्टिकल को डिस्टर्ब करता, और S2 जो है इस पार्टिकल को y2 डिस्प्लेस्ड करवाता, y2 वेक्टर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ S2। इज दैट क्लियर? लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है? एक्चुअल सिचुएशन में इस पर्टिकुलर मीडियम पार्टिकल पे S1 का भी डिस्टर्बेंस पहुंचता है, S2 का भी डिस्टर्बेंस पहुंचता है। S1 बोलता है भाई साहब तुम y1 वेक्टर होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, S2 वाला डिस्टर्बेंस बोलता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट y2 वेक्टर होगा। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि ये कहता है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज y वेक्टर एंड दैट इज गिवन एज द वेक्टर एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर S1 कहता है 2 मीटर उठो, S2 कहता है इस पार्टिकल को 3 मीटर उठो, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 3 + 2 5 मीटर्स।
बात समझ में आया? अगर S1 इस पार्टिकल को बोलता है 5 मीटर उठो और S2 बोलता नहीं तुम 2 मीटर नीचे जाओ, तो इस पार्टिकल का फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? +5 -2 दैट इज +3 मीटर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर ओके, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, इस चीज को अच्छे से बहुत बढ़िया से लिख, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हम एक रियल लाइफ सिचुएशन लेके एनालाइज करेंगे, सुपरपोज करेंगे, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है? बहुत ही सिंपल केस है। देखो कहानी ऐसा है कि, पता ही है कहानी क्या है, देयर आर टू सोर्सेस S1 एंड S2 और हमने ऐसे एक पी पॉइंट चूज किया जो दोनों सोर्सेस से S1 S2 दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे S1P is equal to S2P, right? This point P is located at the same distance from S1 and S2, ठीक है ना? और हम क्या करना चाहते हैं, हम ये निकालना चाहते हैं कि इस जगह का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, करेक्ट? एक बार रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए, फिर हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पार्टिकल का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा। अगर एक बार एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा, उससे हम ये भी बता पाएंगे कि यहाँ पर इंटेंसिटी कितना होगा वेव का। धीरे धीरे वन बाय वन इसको करते, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझो कि बोथ द सोर्सेस S1 एंड S2 आर कोहेरेंट, दे आर एग्जैक्टली इन द सेम फेज। याद है ना, मैंने बताया था सेम फेज। दोनों जो सोर्सेस है S1 एंड S2 दोनों एक ही जैसा, एक ही वक्त डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करते हैं। मतलब मैं एक एग्जांपल लेके बोलता हूँ, जिस वक्त S1 फॉर एग्जांपल क्रेस्ट क्रिएट करेगा, S2 भी उसी वक्त क्रेस्ट ही क्रिएट करेगा। बात समझ में आया? तो मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ। इसने भी क्रेस्ट बनाया, उसी वक्त इसने भी एक क्रेस्ट बनाया। क्रेस्ट मतलब डिस्टरबेंस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभी उस क्रेस्ट को ट्रैवल करके P तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, इस क्रेस्ट को भी S2 से ट्रैवल करके P तक पहुंचने में उतना ही टाइम लगेगा। दोनों वेव्स का स्पीड क्या है? एग्जैक्टली सेम। दोनों वेव्स को एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां वाला क्रेस्ट P पॉइंट में पहुंचेगा, उसी मोमेंट में यहां से जो क्रेस्ट निकला था वो भी P पे आके पहुंचेगा। बोथ द क्रेस्ट विल रीच पॉइंट P एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। क्रेस्ट मतलब डिस्टरबेंस। पहला क्रेस्ट S1 का डिस्टरबेंस, दूसरा क्रेस्ट S2 का डिस्टरबेंस। अगर दोनों क्रेस्ट है, मतलब क्या है? बोथ द डिस्टरबेंसेस आर एग्जैक्टली सेम, दे आर एग्जैक्टली इन द सेम फेज। और होना ही पड़ेगा यार, क्योंकि यहां से जो भी डिस्टरबेंस निकलेगा S1 से और S2 से जो भी डिस्टरबेंस निकलेगा, एज बिकॉज दे हैव टू कवर द सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस टू रीच द पॉइंट P, द सेम डिस्टरबेंस विल रीच द पॉइंट P exactly at the same time. That means both the disturbances will be exactly in the same phase. यहाँ पर जो disturbances आएगा, both disturbances will be exactly in the same phase. बात समझ में आया? मैं इसको मैथमेटिकली ट्रीट करके दिखाऊंगा कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका मतलब क्या होगा। तो बात समझ में आया? सो बोथ द डिस्टरबेंसेस रीच द पॉइंट P एग्जैक्टली इन द सेम फेज। अभी हम इसको मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखो, एक बात याद रखना, मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं, यहां पर हर एक पार्टिकल क्या करेगा? एवरी पार्टिकल विल बी परफॉर्मिंग व्हाट? SHM, ठीक है ना? तो S1 से जो डिस्टरबेंस आया, ध्यान से देखना, ये वेव है, P पॉइंट तक पहुंच रहा है। S2 से डिस्टरबेंस निकला, एक ही वक्त निकला था और उसको उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, P तक पहुंचा। तो यहां पर एक मिनट, सॉरी, यहां पर S1 वाला डिस्टरबेंस जो P पे पहुंचा, P को बोलता है, P वाला पार्टिकल तुम अभी इतना डिस्प्लेस करो। कितना? यहां पर देखो, द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स S1 एट द पॉइंट P इज गिवन बाय y1 दैट इज इक्वल टू, लेट अस से मैंने लिख दिया a sin ओमेगा t, ठीक है ना? तो S1 वाला डिस्टरबेंस जब P में पहुंचता है, बोलता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? a sin ओमेगा t। The displacement produced by the source S2 at the point P is given by S2 का डिस्टरबेंस भी वैसा ही डिस्टरबेंस P पॉइंट पे उसी वक्त जाके पहुंचता है, तो वो जो डिस्टरबेंस y2 देगा
उसका भी वैल्यू क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी। बोथ द डिस्टर्बेंसेस विल बी एग्जैक्टली सेम, दोनों के बीच कोई फेस डिफरेंस नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर पहला वाला पी पॉइंट पे क्रेस्ट भेजता है, दूसरा वाला भी उस पी पॉइंट पे उसी वक्त पे क्रेस्ट ही भेजेगा। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट पी वुड बी गिवन बाय द प्रिंसिपल ऑफ कम ऑन सुपरपोजिशन। और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट इज y1 प्लस y2। डायरेक्टली करता हूं, a sin ओमेगा t कितना हो जाएगा, दिस इज 2a sin ओमेगा t, है ना। यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना होगा, आई होप सो तुमको यहाँ पर एम्पलीट्यूड का वैल्यू दिख रहा है। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y पॉसिबल इन दिस केस, वो कितना होगा, वो ट्वाइस ही होगा, ठीक है ना। और मैंने मान लिया कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हर एक वेव का इंटेंसिटी हमने आई नॉट माना। आई नॉट इन दिस केस पता है, याद है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ का जो इंटेंसिटी आई नॉट दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर ए स्क्वायर। और ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, ये जो रिजल्टेंट वेव बनेगा, इसका जो इंटेंसिटी होगा उसको हमने आई लिखा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ट्वाइस ए द होल स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, द इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी गिवन बाय। मैंने सारा तैयार करके रखा है ताकि तुमको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई डिवाइडेड बाय, अगर मैं आई नॉट करता हूँ, आई की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ध्यान से देखो, आई प्रोपोर्शनल टू 2a द होल स्क्वायर एंड आई नॉट जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने a स्क्वायर लिख दिया, तो सिर्फ a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बचेगा और i का वैल्यू कितना है, दैट इज 4i नॉट। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि यहाँ पर पहला वाला और दूसरा वाला इंटरफेयर करता है, सुपरपोज करता है, और सुपरपोज करने के बाद जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो बढ़ जाता है। इंडिविजुअल इंटेंसिटी कितना था, आई नॉट, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना है, 4i नॉट। द इंटेंसिटी इंक्रीजेस एंड इन फैक्ट खुद सोच के देखो, इस जगह का, इस पर्टिकुलर पी पॉइंट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो पाता है, ट्वाइस है तो ज्यादा नहीं हो सकता है ना। पहला वाला S1 वाला डिस्टर्बेंस मैक्सिमम किसी पार्टिकल को ऊपर कितना भेज सकता है, a डिस्टेंस। दूसरा वाला डिस्टर्बेंस S2 वाला डिस्टर्बेंस, वो किसी मीडियम पार्टिकल को कितना ऊपर भेज सकता है, a। दोनों एक साथ अगर फेज में है, दोनों एक साथ अगर किसी पार्टिकल को ऊपर उठाना चाहे, मैक्सिमम कितना ऊपर उठा पाएंगे, पहले वाले कहे, दूसरे वाले कहे, दैट इज ट्वाइस है। दैट इज इन दिस केस यहाँ पर एम्पलीट्यूड 2a जो है, दैट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉसिबल। एग्री, दैट मीन्स ये जो इंटेंसिटी आई है, दैट इज ऑल्सो द मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉसिबल। और यहाँ पर जो हम इंटेंसिटी देख रहे हैं 4i नॉट, दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉसिबल। और ऐसे इंटरफेरेंस को जहाँ पर दोनों डिस्टर्बेंसेस आर कंप्लीटली इन फेज, दोनों डिस्टर्बेंसेस जो पी पॉइंट पे पहुंचते हैं, दे आर कंप्लीटली इन फेज, दे सुपरपोज, देयर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। ऐसे इंटरफेरेंस को हम बुलाते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बुलाते हैं ऐसे इंटरफेरेंस को, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो यहाँ पर उन्होंने लिख के दी है, वी कॉल दिस इंटरफेरेंस एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इज दैट क्लियर, पक्का समझ में आया। और भी पॉइंट्स वो हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको लिख के रखो, आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत बहुत अच्छा है, आई होप से तुमको समझ में आया, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। लेट्स मूव अहेड, देखते हैं। ओके, कुछ भी डाउट होगा प्लीज फील फ्री टू कमेंट, ठीक है ना, आई विल गेट बैक टू यू। ओके, अभी इस सिचुएशन को देखते हैं। सिचुएशन थोड़ा बदल गया, डरने का नहीं, वैसा ही है। ऐसा हमने अभी क्यू पॉइंट चूज किया, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग, ऐसे एक जगह पर चूज किया ताकि क्यू पॉइंट जो S1 से 7 लैम्डा डिस्टेंस पे है और S2 से 5 लैम्डा डिस्टेंस पे। इंटरेस्टिंग, दैट मींस इन दिस केस S1 माइनस S2Q इज इक्वल टू 2 लैम्डा। इसको ना हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। कुछ याद आया, दोनों के पाथ लेंथ का जो डिफरेंस है उसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं फेस डिफरेंस के कंसेप्ट को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा, और उसको डिराइव करके अभी दिखाना बहुत लंबा पड़ जाएगा। आई होप सो तुमको याद है कि हम पाथ डिफरेंस को फेस डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दैट इज del phi इज इक्वल टू व्हाट, 2 pi by lambda into del x। सिंपल सा है यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं एक फुल साइकिल वेव इमेजिन करूँ, दिस इज अ फुल साइकिल वेव, ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये कितना होता है, दिस इज 2 पाई, और इसका लेंथ कितना होता है, लैम्डा होता है। तो खुद सोच के देखो, लैम्डा पार्ट डिफरेंस के लिए फेस डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 पाई का, है ना। लैम्डा पार्ट डिफरेंस के लिए फेस डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 पाई का।
तो यूनिट लेंथ के लिए कितना फेज डिफरेंस आएगा 2 पाई बाई लैम्डा। तो अगर किसी दो पॉइंट के बीच डेल एक्स का पार्ट डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल एक्स, है ना। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख के रखा है, अगर याद नहीं है याद आ जाना चाहिए, ठीक है। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल एक्स। तो अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको हम मैथमेटिकली भी समझाऊंगा, लॉजिकली भी समझाऊंगा, सबसे पहले मैथमेटिकली समझाऊंगा। तो अभी यहाँ पर S1 का भी डिस्टर्बेंस पहुंचता है, S2 का भी डिस्टर्बेंस पहुंचता है, दोनों के बीच पार्ट डिफरेंस कितना है 2 लैम्डा। तो दोनों डिस्टर्बेंसेस जो क्यू पॉइंट में पहुंचा, जो क्यू पॉइंट में दोनों डिस्टर्बेंस पहुंचा, दोनों डिस्टर्बेंसेस के बीच इस बार फेज डिफरेंस क्या होगा। इसके पिछले वाले एग्जांपल में कोई फेज डिफरेंस नहीं था, देयर इज नो पार्ट डिफरेंस, डेल एक्स 0 तो डेल फाई भी क्या होगा 0 हो जाएगा पिछले वाले एग्जांपल में। इस एग्जांपल में डेल फाई का वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देखो, दिस इज 2 पाई बाय लैम्डा, डेल एक्स की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 2 लैम्डा पुट कर सकते हैं, लैम्डा को मार देगा तो कितना बचेगा 4 पाई। तो 4 पाई का पार्ट डिफरेंस थोड़ा मैथमेटिकली है, थोड़ा मैथमेटिकली पहले डील कर लेते हैं। इफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय S1 इज गिवन बाय S1 का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखना, इसको मैं y1 लिखूंगा, और S2 का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अगर मैं y2 लिखता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो y1 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 4 पाई, करेक्ट। तो y1 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम a sin ओमेगा t लिख सकते हैं, ठीक है ना। एंड y2 वाला जो डिस्प्लेसमेंट है जो कि 5 लैम्डा डिस्टेंस कवर करके आया है, इसका वैल्यू कितना होगा, दैट इज a sin ओमेगा t प्लस 4 पाई, बिकॉज देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ 4 पाई, ठीक है। यहाँ पर ना बहुत लोगों का एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि सब अपनी यहाँ पर प्लस 4 पाई क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर क्यों 4 पाई लिखा। एक छोटा सा ट्रिक याद रखना, देखो इसके डेप्थ एनालिसिस में इस पर्टिकुलर जगह पर जाना मैं मतलब सही नहीं मानता, बस एक छोटा सा ट्रिक याद रखना कि जो ज़्यादा लेंथ कवर करेगा, S1 ज़्यादा लेंथ कवर करेगा ना, वो फेज में पीछे होगा, राइट। जो ज़्यादा पाथ कवर करेगा वो फेज में पीछे होगा। जैसे कि y2 वाला डिस्टर्बेंस कम पाथ कवर कर रहा है, ध्यान से देखो वो फेज में आगे है, ये ओमेगा टी है तो ओमेगा टी से प्लस 4 पाई आगे है, ये वाला चीज़ याद रखना, तो कभी गलती नहीं होगी। जो ज़्यादा पाथ कवर करेगा वो फेज में पीछे होगा। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बदल के लिखो, साइन ओमेगा टी प्लस 4 पाई, इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी ही लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? जादू क्या है, y1 का भी वैल्यू a sin ओमेगा टी है, y2 का भी वैल्यू a sin ओमेगा टी है। इसका मतलब क्या है यार, दोनों क्यू पॉइंट पे एग्जैक्टली सेम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा है, सीधा सीधा। फिर से दिस इज अ केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए दैट इज y1 प्लस y2, एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन आएगा, दिस इज ट्वाइस साइन ओमेगा टी। अभी यहाँ पर अगर तुमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए, ये फिर से कितना आएगा, 4I0 आएगा। बात समझ में आया? दिस इज ए केस ऑफ व्हाट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात को समझो, ये तो हमने मैथमेटिकली देख लिया, समझ लिया, यस। अगर ट्वाइस लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होता है, 4 पाई का अगर फेज डिफरेंस होता है, देन क्यू पॉइंट पे जब दोनों डिस्टर्बेंसेस आके एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बोथ द डिस्टर्बेंसेस विल बी एग्जैक्टली इन द सेम फेज एंड विल रिजल्ट इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसा क्यों? ट्वाइस लैम्डा में क्या खेल होता है, जीरो में तो समझ में आ जाता है, ट्वाइस लैम्डा को एक बार समझ लेते हैं। देखो ऑब्वियसली S1 और S2 से डिस्टर्बेंस एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में चालू करते हैं। लेट अस से यहाँ से डिस्टर्बेंस t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट करता है, यहाँ से भी डिस्टर्बेंस t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता है। लेकिन एज बिकॉज 5 लैम्डा वाला डिस्टेंस कम है, यहाँ का जो डिस्टर्बेंस है, यहाँ का जो वेव है, वो पहले क्यू के पास पहुँचता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन S1 के डिस्टर्बेंस को यहाँ तक पहुँचते पहुँचते टाइम लग जाता है। S1 का पाथ लेंथ कितना है, 5 लैम्डा, और S2 जो है बाय द टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बाय द टाइम S1 वाला डिस्टर्बेंस Q तक पहुंचेगा, S2 वाला ऑलरेडी पहुंच के और 2 साइकिल कंप्लीट कर चुका होगा। कितना साइकिल? 2 साइकिल, बिकॉज ये 5 लैम्डा है, ये 7 लैम्डा है। ये अगर 7 लैम्डा डिस्टेंस करके यहाँ तक पहुंचता है, उतने ही टाइम में यहाँ से जो वेव निकला होगा वो 5 लैम्डा प्लस और 2 लैम्डा कवर कर चुका होगा। तो अगर मैं देखूं S2 से जो वेव निकला, ध्यान से देखो, ये वेव निकला, ये वेव निकला, यहाँ पहुंचा और ये 2 साइकिल ऑलरेडी
उसने कंप्लीट कर लिया। देखो यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल। मैं येलो से दिखाता हूँ, आई होप सो तुमको दिखाई देगा। यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल। ठीक है, दैट मीन्स 2 साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं। जब ऑलरेडी ये 2 साइकिल क्यू पॉइंट को क्रॉस कर चुका है, उस वक्त जाके S1 वाला डिस्टर्बेंस क्यू पॉइंट में जाके पहुंचता है। तो S1 वाला डिस्टर्बेंस जब क्यू पॉइंट में जाके पहुंचता है, तब उसका क्रेस्ट 6-7 साइकिल क्रॉस हो चुका है। उसका जो क्रेस्ट है, S1 का जो क्रेस्ट है, वो S2 के क्रेस्ट के साथ फिर से जाके मिल लेता है, फिर से जाके मिल लेता है। तो क्रेस्ट के साथ जाके मिलता है। और एक तरीका दिखाता हूँ समझने का। देखो एक छोटा सा तरीका है। लेट अस से देयर आर 2 वेव्स। ठीक है, डायग्राम इतना अच्छा बनेगा ये नहीं, आई एम नॉट श्योर। एक, ठीक है ना, 2, लेट अस से दिस इज 3, दिस इज 4। ठीक है, और पाथ डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा। तो दूसरा वाला जो वेव है उसको मैं 2 लैम्डा बाद से ड्रॉ करूंगा। सो दिस इज 1 लैम्डा, ये हो गया तुम्हारा 2 लैम्डा, राइट। तो इसके बाद से अगर मैं दूसरा वाला वेव ड्रॉ करूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 2 लैम्डा बाद मतलब यहां से अगर फिर से वेव ड्रॉ करूं ऐसा, ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों वेव्स को सुपर इम्पोज करूं तो ये जो क्रेस्ट है वो एग्जैक्टली क्रेस्ट के साथ जाके मिलेगा, ये जो ट्रफ है वो एग्जैक्टली ट्रफ के साथ जाके मिलेगा, ये जो क्रेस्ट है वो क्रेस्ट के साथ जाके मिलेगा। कुछ फील आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, अगर इंटीजर नंबर ऑफ लैम्डास का पार्ट डिफरेंस है, 0 तो होगा ही, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, अगर इंटीजर नंबर ऑफ लैम्डास का पार्ट डिफरेंस है तो दोनों वेव्स हमेशा एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिवली ही इंटरफेयर करेगा। इज दैट क्लियर? पक्का? चलो ये लिख के रखो। ओके, अभी और एक अलग सिचुएशन, थोड़ा सा ट्विस्ट। सिचुएशन ऐसा है कि इस बार हमने एक R पॉइंट चूज किया, ठीक है, और S1 से वो 7.25 लैम्डा डिस्टेंस पे है और S2 से वो 9.75 लैम्डा डिस्टेंस पे है। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस इन दिस केस? तो पाथ डिफरेंस इन दिस केस इज इक्वल टू 2.5 लैम्डा। अगर ये पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस क्या होगा? कम ऑन, फॉर्मूला याद है ना, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल एक्स। डेल एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज 2.5 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा को मार देगा, दिस इज 2 5 10, दैट इज 5 पाई, ठीक है ना। सो फेज डिफरेंस इन दिस केस इज इक्वल टू 5 पाई, ठीक है। अभी एक बार पहले इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। चलो ये बताओ, ये जो पहला वेव, thus if the displacement produced by S1 is given by, अगर पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट y1 लिखूँ, उसको मैं क्या लिखूंगा? देखो, दैट इज a sin राइट ओमेगा t, ये मैंने लिख दिया पहले वाले को। ध्यान रखना, पहले वाले ने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट, तो इसका फेज आगे रहेगा। और S2 का डिस्प्लेसमेंट होगा तो कितना होगा? S2 का जो होगा वो होगा y2, दैट इज इक्वल टू a sin, और S बिकॉज इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका फेज हम पीछे लिखेंगे। कितना पीछे लिखेंगे? दैट इज ओमेगा टी माइनस 5 पाई, है ना, ओमेगा टी माइनस 5 पाई। अभी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, चलो से माइनस हमने बाहर ला दिया, तो माइनस a sin दैट इज 5 पाई माइनस ओमेगा टी। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा भाई साहब? दिस इज माइनस a sin ओमेगा टी। जस्ट डोंट माइंड, मैं इधर आ गया क्योंकि यहाँ पर मुझे और भी चीज़ लिखना पड़ेगा, तो माइनस a sin ओमेगा टी। इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब ये है कि ऐसे कंडीशन में R पॉइंट में जो डिस्टर्बेंस पहुंचेगा, देर कंप्लीटली आउट ऑफ फेज, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ऐसा इमेजिन करो कि क्रेस्ट पहुंचता है तो R पॉइंट पे दूसरा ट्रफ पहुंचता है, एक प्लस ए डिस्प्लेसमेंट कराना चाहेगा तो दूसरा डिस्टर्बेंस माइनस ए डिस्प्लेसमेंट कराना चाहेगा, विच मीन्स कि प्लस ए माइनस ए को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट उतना ही नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखूँ वो क्या आ जाएगा? 0। एम्पलीट्यूड 0 तो इंटेंसिटी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? द इंटेंसिटी इन दिस केस इज इक्वल टू 0, द एम्पलीट्यूड इन दिस केस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर जगह पर जो मीडियम वाला पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मूवमेंट होगा ही नहीं, देयर विल बी नो मूवमेंट। दोनों डिस्टर्बेंसेस आएंगे तो जरूर, बट एक डिस्टर्बेंस दूसरे के डिस्टर्बेंस को कैंसिल आउट कर देगा। एक फॉर एग्जांपल +2 मीटर ऊपर लेके जाना चाहता है, दूसरा डिस्टर्बेंस बोलेगा नहीं भाई साहब तुम -2 मीटर नीचे जाओ, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? खुद ही सोच लो, 0 हो जाएगा। सो ऐसे सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस सिनेरियो, ध्यान से देखो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
राइट, एंड बोथ द डिस्प्लेसमेंट्स विल कैंसिल आउट ईच अदर। ऐसे सिनेरियो को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अभी इसको अगर थोड़ा लॉजिकली फील लेना चाहिए, इट इज ऑब्वियस S1 वाला वेव R को पहुंच जाएगा, पहले पहुंच के इसको क्रॉस कर भी जाएगा। देखो ध्यान से देखो, S1 वाला वेव ट्रैवल करके आया आया, देखो वेव जो वो कंटिन्यूसली आ रहा है ना, वो जो बॉल क्या था, बॉल निडल था, वो तो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, वो तो वेव कंटिन्यूसली भेजे जा रहे हैं, तो वेव आए जा रहा है आए जा रहा है आए जा रहा है आए जा रहा है। तो S1 से वेव R पॉइंट पे पहले पहुंचता है, और बाय द टाइम S2 वाला डिस्टरबेंस R तक पहुंचता है, उतने टाइम तक ये S1 वाला वेव और 2.5 साइकिल्स एक्स्ट्रा कंप्लीट कर लेता है। दिस इज हाफ, एक दो, 2.5 साइकिल्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका होता है। बात समझ में आया? दैट मीन जब ये वाला डिस्टरबेंस आके यहाँ पर पहुंचता है और ये वाला डिस्टरबेंस ऑलरेडी 2.5 साइकिल्स कंप्लीट कर चुका है, एंड इफ बोथ द डिस्टरबेंसेस यहाँ पर अगर एक दूसरे को मीट करता है, देर कंप्लीटली आउट ऑफ फेज। फॉर एग्जाम्पल S1 का क्रेस्ट S2 के ट्रफ के साथ जाके मिल जाता है, एंड दे कंप्लीटली कैंसिल आउट each other, and this is a case of what? Completely destructive interference। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा? बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर हमने मैंने पूरे कहानी को शॉर्ट में बताया, ठीक है? ऑलरेडी पता ही होगा यार तुम लोगों को, तुमने तो ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ा है, फिर भी और एक बार रिमाइंडर, रिविजन बहुत ही ज़रूरी है। तो ये रिमाइंडर ये है, देखो वेव इंटरफेरेंस, दिस इज वेव 1 वेव 2। ध्यान से देखो यहाँ पर क्रेस्ट के साथ मिल रहा है, ट्रफ के साथ मिल रहा है, सो बोथ दिस वेव्स आर इन फेज बोलेंगे, बोथ द वेव्स आर एग्जैक्टली इन फेज। और यहाँ पर देखो क्रेस्ट ट्रफ के साथ मिल रहा है, और यहाँ पर जो ट्रफ है वो क्रेस्ट के साथ मिल रहा है। तो अगर मैं दोनों वेव्स को मिला लूँ, both the disturbances, as because they are completely opposite to each other, they are going to cancel out each other, and resultant displacement क्या होगा? जीरो। देखो that means इस रस्सी में, just imagine इस रस्सी में अगर ये वाला डिस्टर्बेंस और ये वाला डिस्टर्बेंस साइमल्टेनियसली आ जाता है, रस्सी अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, रस्सी ऐसा ही रह जाएगा, बिकॉज दोनों डिस्टर्बेंसेस एक दूसरे को मार देगा, कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर ये दोनों डिस्टर्बेंस इस रस्सी पे आता है, तो रस्सी का जो फाइनल डिस्टर्बेंस है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड ए, इसका एम्पलीट्यूड ए, दोनों मिलके यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? ट्वाइस है। तो इसको हम बुलाते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको हम क्या बुलाते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंडीशंस क्या है? कंडीशंस बहुत ही सिंपल है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारा पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा जीरो, सबसे पहले जीरो, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, अगर ऐसे पार्ट डिफरेंसेस है, इंटीजर नंबर ऑफ लैम्डास है, सो दे विल ऑलवेज कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर। क्रेस्ट के साथ जाके मिलेगा, ट्रफ के साथ जाके मिलेगा। लेकिन अगर ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2 हुआ, देखो यहाँ पर n का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो लैम्डा बाई 2 आएगा, है ना? यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ, लैम्डा बाई 2 का अगर पार्ट डिफरेंस है, या 3 लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस है, या 5 लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस है, या 7 लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस है, गोस ऑन। तो अगर ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2, अगर ऐसा पार्ट डिफरेंस है, दिस विल ऑलवेज लीड टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बोथ द डिस्टर्बेंसेस, बोथ द डिस्प्लेसमेंट्स विल कंप्लीटली कैंसिल आउट ईच अदर। बात समझ में आया? तो यहाँ पर तो हमने, अच्छा यहाँ पर लिख के देता हूँ, यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा, सबसे पहले 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। अगर ऐसे पार्ट डिफरेंस है, इट विल ऑलवेज लीड टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये तो पार्ट डिफरेंसेस हो गए, इस चीज को अच्छे से याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय 2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटीजर नंबर ऑफ लैम्डास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसी फैक्ट को अगर मैं फेस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूँ, याद है ना, always we can convert part difference into phase difference by the formula del phi equal to 2 pi by lambda into del x। ठीक है ना? मैं मिटा रहा हूँ, आगे देखते हैं। तो अगर मैं एंगल्स के टर्म्स में बोलूँ, अगर मैं एंगल में कन्वर्ट करूँ, तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, राइट? अगर ऐसे फेज डिफरेंसेस है, इट विल ऑलवेज लीड टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब इवन नंबर ऑफ पाइस हुआ तो। अगर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई हुआ, जैसे कि 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, इट विल ऑलवेज लीड टू व्हाट? इट विल ऑलवेज लीड टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड द इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी अच्छे से लिख कर रखो। अभी थोड़ा सा एक जनरल केस लेके डिस्कस करते हैं। देखो एक बात समझ के रखना, ऐसा नहीं होता कि हमेशा पार्ट डिफरेंस लैम्डास
इंटीजर नंबर ऑफ लैम्डास या ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2 ही होगा। ये तो स्पेसिफिक केसेस है, हमने स्पेसिफिक केस डिस्कस किया कि अगर इंटीजर नंबर ऑफ लैम्डास है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2 है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कुछ और पार्ट डिफरेंस भी हो सकते हैं, 0.1 लैम्डा, 0.2 लैम्डा, समझ में आया, अलग अलग पार्ट डिफरेंस भी हो सकते हैं, लेकिन उन सारे केसेस को डील करने का तरीका तो एक ही है। तो वैसा कुछ एक जनरल केस लेते हैं, जैसे देयर आर टू सोर्सेज, एक पॉइंट में दोनों वेव्स आ रहा है, एक का क्या कहते हैं, एक का जो डिस्टर्बेंस डिस्प्लेसमेंट उसका वैल्यू है a1 sin ओमेगा t और दूसरे का जो डिस्टर्बेंस है दैट इज a2 sin ओमेगा t प्लस phi इज द फेज डिफरेंस, ठीक है ना। s1 का जो है वो क्या लिख सकते हैं हम, y1 यहाँ पर ऑलरेडी डायग्राम में लिखा हुआ है, जैसे दैट इज a1 sin ओमेगा t। याद रखना हमने दोनों सोर्सेस को कोहेरेंट माना है तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा दोनों के लिए क्या होगा सेम। एंड s2 का जो होगा y2 उसका वैल्यू कितना होगा, लेट अस से दैट इज a2 sin ओमेगा टी, यहाँ पर हमने दोनों का एम्पलीट्यूड भी अलग अलग माना है। देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स y1 प्लस y2 एंड y1 प्लस y2 कितना आएगा, ध्यान से देखो तो यहाँ पर आएगा दैट इज a1 sin ओमेगा टी, है ना, प्लस a2, सॉरी यार सॉरी एक छोटा सा चीज़ मिस हो गया, यहाँ पर ओमेगा टी प्लस 5 लिखना चाहिए था, वो मिस हो गया, दिस इज 5, तो a2 sin ओमेगा टी प्लस हम क्या लिखते हैं 5। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, ट्रिगोनोमेट्री यूज करके तो कर सकते, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि तुम ट्रिगोनोमेट्री यूज करो, इससे भी अच्छा तरीका मैंने तुमको सिखाया है, बहुत अच्छे से समझाया है, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फेजर डायग्राम्स, फेजर अलजेब्रा यूज करके। कहाँ पढ़ा है, एसएचएम में पढ़ा है, एसी में हमने यूज़ किया है। मैंने हमेशा कहा है कि अगर हमारे पास साइन या कॉस्ट फंक्शंस अगर होगा उनको हम फेजर अलजेब्रा से बहुत आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं याद दिला देता हूँ, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इसको मिटा रहा हूँ। तो ऐसा है, ध्यान देना, मैं फिर से लिख के रखता हूँ, एक y1 का वैल्यू कितना था, ध्यान से देखना, दैट इज a1 sin ओमेगा टी, एंड y2 का वैल्यू कितना था, ध्यान से देखना, दैट वाज a2 sin, फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम था, दैट इज ओमेगा टी प्लस 5, है ना। अच्छा, फेजर डायग्राम जब हम बनाते हैं, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना के रखा है, याद रखना वेक्टर का जो एम्पलीट्यूड है, नहीं वेक्टर का एम्पलीट्यूड नहीं बोलना चाहिए, वेक्टर का जो लेंथ है वो हमारा, हम जिस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसका एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। एंड दोनों वेक्टर्स के बीच का जो ये एंगल होता है, ये जो गैप होता है, दिस इज नथिंग बट द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। मैं करके दिखाता हूँ, y1 अगर ये y1 का फेजर है तो इस वेक्टर का लेंथ कितना होगा, इस वेक्टर का लेंथ a1 होगा, बात को समझो। और इसके आगे मैंने ओमेगा टी लिख के रखा है, जिस इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन, ये बताने के लिए कि इस पर्टिकुलर फेजर का फेज कितना ओमेगा टी, करेक्ट। और दूसरा जो है y2 है, y2 को अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ ए फेजर डायग्राम, इस वेक्टर का लेंथ कितना होगा, y2 का एम्पलीट्यूड, एंड इन दैट केस दिस इज इक्वल टू व्हाट, a2। ध्यान से देखो, अगर मैंने इस हॉरिजॉन्टल लाइन का फेस ओमेगा टी माना है, y2 का फेस ओमेगा टी प्लस 5 है, मतलब इसका ही फेस अगर ओमेगा टी है, इसका फेस ओमेगा टी से 5 एंगल आगे है, तो हमने 5 एंगल आगे बनाया, मतलब ऐसा सोच लो, मैं इसको मिटा देता हूँ, कुछ ऐसा, यहाँ से 5 एंगल आगे, कुछ ऐसा, सो ये एंगल हो गया 5। तो इसीलिए मैंने कहा था कि दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है, जो गैप में एंगल है, दैट इज नथिंग बट द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू फंक्शंस इन दिस केस। इज दैट क्लियर? ओके, अभी हम इन दोनों को सुपर इम्पोज करने के बाद जो रिजल्टेंट वेव बनेगा, क्या बोला मैंने, जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो हम पहले निकालेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को चलो मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस इज ए, और वो निकालने का तरीका दैट इज जस्ट सिंपल वेक्टर एडिशन। ये a1 वेक्टर है, a2 वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट जो ये निकलेगा यही हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। टेंशन लेने का नहीं, बाकी देने का, ठीक है, शांति से सुनते जाओ। तो ये जो a का वैल्यू होगा वो क्या होगा, जस्ट वेक्टर एडिशन का रूल्स लगाओ, दैट इज रूट ओवर ऑफ a1 स्क्वायर
प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 इंटू A2 कॉस फाइव, ये है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास एम्पलीट्यूड। अभी ये जो तुमको बीच में ये जो वेक्टर दिख रहा है, ये है ना हमारा रिजल्टेंट, मतलब क्या बोलते हैं, ये जो फेजर है, ये जो ग्रीन कलर का तुमको एरो दिख रहा है, ये हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल को, ध्यान देना, अगर मैं इस एंगल को अल्फा बुलाता हूं तो ये जो रिजल्टेंट फेजर है इसका फेज एंगल कितना होगा, इसका अगर ओमेगा टी है, इस ये वाला जो तुमको वेक्टर दिख रहा है इस वाले वेक्टर से अल्फा एंगल आगे है, तो इसका फेजर कितना होगा, दैट इज ओमेगा टी प्लस फाइव। Is that clear? That means ये जो resultant है, that is y, which is nothing but y1 plus y2, उसको अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूँ, मैं सबसे पहले a लिखूंगा, a is the resultant amplitude, उसका एक्सप्रेशन मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखा है, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, that is sin ओमेगा t, फेज एंगल कितना, ओमेगा t प्लस अल्फा, ठीक है ना, ये हो गया ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ए का वैल्यू जो है हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है। अभी अल्फा तो अननोन है, अल्फा हम कैसे निकालें, सिंपल, वेक्टर्स में हमने ये सीखा था, अल्फा कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या है, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, याद है ये फॉर्मूला, उसको अगर मैं यूज करूँ, दैट इज ए टू बी साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन देम, इन दिस केस ए टू साइन फाइव बाई ए प्लस बी कॉस फाइव। बात समझ में आया, देखो फाइव पता होगा हमको, a1 a2 का वैल्यू पता होगा, तो हम आराम से यहाँ पर अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर हमको a का वैल्यू भी पता चल चुका है, अल्फा का वैल्यू भी पता चल चुका है, और ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस को, आफ्टर सुपरपोजिशन जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब भी यहाँ पर मैंने नीचे कुछ स्पेशल केसेस लिख के रखा है, थोड़ा सा नोटेशन का चेंज है, एक्चुअली मैंने यहाँ का ये जो है एक स्नैपशॉट उठाया है एक जगह से, तो इसलिए थोड़ा सा नोटेशन का डिफरेंस, यहाँ पर छोटा ए वन छोटा ए टू लिखा है, और यहाँ पर बड़ा ए वन बड़ा ए टू, बोथ ऑफ देम आर रिप्रेजेंटिंग द एम्पलीट्यूड्स, ठीक है, लोड नहीं लेने का। तो यहाँ पर स्पेशल केस क्या है कि अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता तो, इफ ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू ए नॉट होता तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना होता, ध्यान से देखो, मैं इस छोटा ए को अभी कैपिटल ए लिखता हूँ, राइट, इसके साथ मिलाने के लिए, तो रूट ओवर ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर एक साथ लिखता हूँ, रूट ओवर ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर कितना आ जाएगा, दिस इज टू ए नॉट स्क्वायर प्लस टू ए नॉट इंटू ए नॉट, ये भी कितना हो जाएगा, टू ए नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने सिर्फ नोटेशन चेंज किया, प्लीज कंफ्यूज मत होना। अगर मैं टू ए नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो ऊपर रूट टू बचेगा, नीचे ए नॉट बचेगा, और अंदर क्या बचेगा, रूट ओवर ऑफ वन प्लस कॉस फाइव, ठीक है, जगह का कमी है लेकिन हो जाएगा, दिस इज रूट टू ए, एंड वन प्लस कॉस फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, क्या लिख सकते हैं रूट ओवर के अंदर, कम ऑन, टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, रूट टू के साथ जाके मिल जाएगा, मिलने के बाद क्या बनेगा, दैट इज टू ए, और यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस फाइव बाई टू, सॉरी मैं ए नॉट लिख रहा था, ए नॉट, सो रिजल्टेंट इन दिस केस इज टू ए नॉट कॉस फाइव बाई टू, वही उन्होंने लिख के रखा है। तो इंटेंसिटी का भी रिलेशन लिख के रखते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, अलग कलर से लिखते हैं, से इस कलर से लिखता हूँ, ओके। सो इन दिस केस यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज ए स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दिस इज ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 इंटू a2 cos फाइव, राइट। फिर से कह रहा हूँ कि इंटेंसिटी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो यहाँ पर आई लिख देंगे हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी, a1 स्क्वायर की जगह हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं दोनों इंटेंसिटी को सेम लेता हूँ, आई नॉट ही लेता हूँ, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आई नॉट, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, दैट इज आई नॉट, यहाँ पर क्या होगा, टू रूट ओवर ऑफ आई नॉट इंटू रूट ओवर ऑफ आई नॉट, फिर से आई नॉट आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉस फाइव, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से टू आई नॉट कॉमन ले लें, आई नॉट प्लस आई नॉट, यहाँ पर वन बचेगा, टू आई नॉट चला गया, दिस इज कॉस फाइव, एंड वन प्लस कॉस फाइव नथिंग बट टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, दैट इज फोर आई नॉट इन दिस केस इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो मज़ेदार चीज़ क्या है, मैं यहाँ पर एक बार लिख के दिखाता हूँ तुमको, कि
अगर मैं एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन देखो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए जो है दैट इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ फाई, राइट, दैट इज 2 ए नॉट कॉस फाई बाई 2, फाई पे डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी जो है वो भी फाई पे डिपेंड करता है, ध्यान से देखो, दैट इज 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ठीक है ना, एक बार ये याद करके देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में मैंने क्या कहा था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी और फाई का वैल्यूज क्या क्या होगा, याद है ना, 0, 2 पाई, 4 पाई, चलो एक लेते हैं 2 पाई। अगर 2 पाई होगा, फाई की जगह अगर मैं 2 पाई पुट करूँ, ध्यान से देखो, 2 पाई पुट करूंगा, 2 चला जाएगा कॉस फाई कितना होता है -1, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा -2 ए नॉट। -2 ए नॉट का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड अभी भी तो मैक्सिमम है, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि भाई नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन एम्पलीट्यूड का अगर मैग्नीट्यूड देखोगे वो कितना है, वो 2 ए नॉट है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं फाई के जगह 2 पाई पुट कर दूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, तो 2 पाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई होगा, कॉस स्क्वायर पाई कितना होता है, कमान टेल मी, कॉस स्क्वायर पाई इज -1 एंड -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तब इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, 4 आई नॉट आ जाएगा, दैट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है ना, ये फिर से इसको जस्टिफाई करता है कि कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल कब होता है, फाई का वैल्यू पाई होता है, 3 पाई होता है, 5 पाई होता है। अगर मैं पाई पुट कर दूँ, फाई के जगह फॉर एग्जांपल कितना पुट कर दिया, पाई पुट कर दिया, cos 90 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर भी क्या होगा, cos स्क्वायर पाई बाई 2, फिर से cos 90 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगा, एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर फाई का वैल्यू मैं पाई या 3 पाई या 5 पाई या 7 पाई पुट कर देता हूँ, इट अगेन जस्टिफाइज द फैक्ट दैट इट विल बी ए केस ऑफ व्हाट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, दो वेव्स को, दो फंक्शंस को, इन दिस केस बेसिकली साइन फंक्शंस को हमने सुपर इम्पोज किया बाय यूजिंग दिस फेजर डायग्राम। अगर 2 की जगह 3 हो गया, सोचो, एक है a1 साइन ओमेगा टी, दूसरा है a2 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, तीसरा है a3 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, तो इसी तरीके से हम वेक्टर डायग्राम बनाएंगे। बात समझ में आई, a1 यहाँ बनाएंगे, 30 डिग्री पे a2 बनाएंगे, और यहाँ से 60 डिग्री पे a3 बनाएंगे। और उसी तरीके से, जिस तरीके से हम वेक्टर्स के साथ डील करते हैं, एम्पलीट्यूड निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट एंगल निकालते हैं, उसी मेथड को फॉलो करके हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फाइनल फेज डिफरेंस फाई या अल्फा, जो भी तुम बोलना चाहो, वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस brings us to the end of this discussion. I hope you've enjoyed this video. Any doubt, please feel free to comment. Please like, share and subscribe the channel, and till then, goodbye, take care, bye.